नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं एक नए वीडियो के साथ मैं डॉक्टर NS तोमर आपके साथ उपस्थित हूँ। तोमर कोचिंग संस्थान ने यूकेपीएससी लेक्चरर सिविक्स का एक प्रैक्टिस सेट सीरीज बनाई है, जिसमें पॉलिटिकल साइंस के पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों होंगे। उसमें दो टाइप की सीरीज होंगी। पहली जो सीरीज होगी उसमें आपको कुछ एमसीक्यूज बने होंगे। पूरा जो यूकेपीएससी का जो पैटर्न है, जो सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग बनाए गए हैं। उसमें आपको पेपर पूरा होगा, पूरा 150 क्वेश्चंस होंगे। फिलहाल जो सीरीज है, फर्स्ट पेज में 5 पेपर फर्स्ट पेपर के होंगे और 5 पेपर सेकंड पेपर के होंगे। हर पेपर में 150 क्वेश्चन होंगे और उसका सॉल्यूशन भी होगा। और दूसरी जो सीरीज होगी उसमें सॉल्यूशन के साथ साथ वीडियो होगा, और जो पहली सीरीज होगी उसमें वीडियो नहीं होगा। तो आज मैं इस तोमर कोचिंग संस्थान के YouTube प्लेटफॉर्म पर यूकेपीएससी के तर्ज पर जो यूकेपीएससी का जो पैटर्न है सिविक्स का, कैसे क्वेश्चंस आएंगे, कैसे एमसीक्यूज क्वेश्चन आने की जो संभावना है, उसको ध्यान में रखते हुए हमने कुछ एमसीक्यूज तैयार किए हैं। उन एमसीक्यूज को मैं यहां पे आपको एक एक करके समझाऊंगा कि कैसे एमसीक्यूज क्वेश्चंस आपको डील करने हैं। यानी जो एमसीक्यूज क्वेश्चंस है वो किस टाइप के आते हैं। जो बहुविकल्पीय प्रश्न है, वैसे तो आप बहुत सारे प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी कर रहे होंगे, किए भी होंगे पिछले साल भी, जो दूसरे तीसरे बार दे रहे होंगे एग्जाम। लेकिन हर साल कहीं ना कहीं एग्जाम का पैटर्न बदलता है। कंपटीशन इतना हाई है आज की डेट में। यदि पिछले बार लेक्चरर में फॉर एग्जांपल 100 में से 70 पे सिलेक्शन हुआ, इस बार 80 पे होगा। तो ये सारी चीजों को एनालिसिस करते हुए जो हमने सीरीज तैयार की है, उसके कुछ क्वेश्चंस में डेमो क्लास के तौर पे आपको यहां पे दिखाऊंगा। और यदि उन क्वेश्चंस को आप ढंग से समझते हैं तो वो क्वेश्चंस आपके लिए बहुत कारगर साबित होंगे। और यदि जो पेपर हमने तैयार किए हैं उन पेपर्स को आप करेंगे, कम से कम आप 15 पेपर यदि करते हैं हर पेपर के, मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपकी 90% 95% तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। और जो चीजें हम आपको बताते हैं वो चीजें यदि आप ईमानदारी से सही से फॉलो करते हैं तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। इसलिए जो क्वेश्चंस मैं अभी आपको बताऊंगा आप ध्यान से समझना। जरूरी नहीं कि आप ये टेस्ट सीरीज देखें ना देखें, यदि आप वो तरीका भी फॉलो करते हैं तो आपको निश्चित तौर पे बहुत लाभ होगा। मैं जैसे कॉलेज में या विशेषकर हमेशा से ये बच्चों को, स्टूडेंट को बताता हूं कि जब एग्जाम नजदीक आए तो पढ़ना छोड़ दो, लिखना शुरू कर दो। तो यहां लिखने का तो काम है नहीं, यहां तो गोले गोले भरने आपको। तो कहने का मतलब यहां आपको प्रैक्टिस में जुट जाना है, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है। मुश्किल से आपके पास 3 महीने का समय है लगभग। मई में आपका पेपर हो जाना है। तो जब मई में आपका पेपर हो जाना है तो जो राजनीति विज्ञान है, सिविक्स है, नागरिक शास्त्र विषय है हमारा, उसका सिलेबस बहुत ज्यादा बड़ा है और बड़ा डायनेमिक है। इसलिए जो चीजें आपने पढ़ी है उसको रणभूमि में कैसे इस्तेमाल करनी है, यानी एग्जाम हॉल में, जैसे मैंने पिछले लेक्चर में आपको बहुत सारी चीजें बताई थी, आपको वास्तविक तौर पर कम पढ़ के अच्छा यूटिलाइजेशन कैसे उसका करना है एग्जाम हॉल में, वही सारी चीजें मैं आपको आज बताने वाला हूं। तो यहां पे आप जैसे फॉर एग्जांपल पहला सवाल में यहां पे आपको दिखाता हूं, यहां इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता का अधिकार सुनिश्चित करता है? बहुत सिंपल है। जिसने थोड़ी भी तैयारी की है उसको सबको पता है कि इसका आंसर कौन सा है। ए, आर्टिकल 14। बहुत सिंपल है। लेकिन अब इसको समझना कैसे है, क्वेश्चन कैसे आते हैं, ये तो हर किसी को पता है। आर्टिकल, अनुच्छेद की जो समानता का अधिकार है वो आर्टिकल 14 to 18 है, और यहां पे सिर्फ 14 दिया है तो 14 ही हो गया, जाहिर सी बात है। 19 से जो स्वतंत्रता का अधिकार शुरू हो जाता है। अब यहां पे जो समझने की बात है, पहली बात,
आर्टिकल 14 में दो कंसेप्ट बड़े इंपॉर्टेंट है। विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता, इक्वलिटी बिफोर द लॉ। सेकंड जो कंसेप्ट है, दूसरा जो कंसेप्ट है यहां पे, दूसरी अवधारणा, कानून के समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज। दो सवाल बन गए इसी से, यानी जो बेसिक सवाल है वो तो हमें आता ही आता है। तो आर्टिकल 14 में दो चीजें कौन सी हैं? कानून के समान समता, कानून के समान संरक्षण, तीन हो गए। अब इसी को आगे बढ़ाएंगे। विधि के समक्ष जो समता है वो किस अवधारणा पर आधारित है? डाइसी का जो रूल ऑफ लॉ है उस पर आधारित है। चार सवाल हो गए। विधि के समक्ष जो समता है वो कहां से ली गई है भारतीय संविधान में? ब्रिटेन से। और कानून के समान जो संरक्षण है वो कहां से लिया गया है? अमेरिका से। अब दोनों का अर्थ क्या है, कंसेप्ट क्या है? कानून के समान सब इक्वल है, इक्वलिटी बिफोर द लॉ, यानी कानून से ऊपर कोई नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, बच्चे, जवान, महिला, पुरुष, सबके लिए एक जैसा कानून है। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, अदर बैकवर्ड क्लासेस, ईडब्ल्यूएस, जनरल, सबके लिए एक जैसा कानून है। यह है कानून के समान संरक्षण, यानी सबके लिए एक जैसा कानून है। लेकिन इक्वालिटी का मतलब क्या है? समानों के साथ समान व्यवहार। जो लोग एक कैटेगरी के हैं उनके लिए एक कानून, जो दूसरे कैटेगरी के हैं उनके लिए दूसरा कानून। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखते होंगे, आप अभी एग्जाम देंगे, उसमें कुछ शेड्यूल ट्राइब्स होंगे, उनकी मेरिट अलग बनेगी। उसमें कुछ शेड्यूल कास्ट होंगे, उनकी मेरिट अलग बनेगी। उनमें कुछ ईडब्ल्यूएस होंगे, उनकी मेरिट अलग बनेगी। कुछ ओबीसी होंगे, उनकी मेरिट अलग बनेगी। कुछ उत्तराखंड आंदोलनकारी होंगे, कुछ जनरल के होंगे, यानी हर कैटेगरी की मेरिट अलग बनेगी। और ऐसा क्यों किया जाता है? सोसाइटी में समानता स्थापित करने के लिए। यह है समानता। तो जब हम कानून की दृष्टि से सबको एक जैसा देखते हैं, वो कानून के समक्ष क्या है? समता। जब हम उचित आधार पर भेदभाव करते हैं उसे हम कहते हैं कानून के समान संरक्षण। ठीक, तो कहने का मतलब ये है, मैंने आपको इतनी सारी चीजें यहां पे बता दी। यदि आप हर क्वेश्चन को इतना डिटेल में समझेंगे तो एक बात बताइए, कहां से आपका उत्तर गलत होगा? कोई चांस ही नहीं है। और यदि आपने हर पेपर कम से कम 12 से 15 बार ऐसे रिपीट कर लिया, आप सोचिए कितनी अच्छी सॉलिड तैयारी आपकी हो जाएगी। अब आप दूसरा सवाल देखें। स्वतंत्रता का अधिकार। जैसे स्वतंत्रता का अधिकार है, बहुत सिंपल है, आर्टिकल 19 अनुच्छेद 19। अब आप यहां पे ये देखिए, जैसे इससे पहले जो फर्स्ट सवाल था वो भी बहुत सिंपल था, ये भी बहुत सिंपल है, यानी वाक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत है? बहुत सिंपल है 19। लेकिन यदि थोड़ा सा यहां पे इसको और कॉम्प्लिकेटेड किया जाए, 19 के कौन से उसमें है? 1 2, तो 1A। अब यहां पे 1A भी आपको ध्यान रखना है, ये बारीकी वाला काम है। अब आप इसको थोड़ा और आगे समझेंगे, क्या इंपॉर्टेंट है इसमें? जो आर्टिकल 19 1A है उसमें 6 चीजें हैं, आपको पता होनी चाहिए। हमें बोलने की स्वतंत्रता है, हमें संघ बनाने की स्वतंत्रता है, हमें सम्मेलन करने की स्वतंत्रता है, बिना हथियारों के सम्मेलन कर सकते हैं हम, मतलब कोई हथियार लेके ना जाएं। हम पूरे भारत में भ्रमण कर सकते हैं, हम कहीं भी रह सकते हैं, हम कोई भी अपना व्यवसाय कर सकते हैं। अब ये इतनी सारी स्वतंत्रताएं कहां पे है? सारी की सारी 19(1)A में है। और इससे भी जो ज्यादा काम की बात है, ये तो बड़ी ट्रेडिशनल चीजें जो मैंने बताई आपको, बहुत ट्रेडिशनल चीजें, बहुत परंपरागत चीजें। सवाल आता है प्रेस की स्वतंत्रता, आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन, कहां पे है? अंतर्निहित है आर्टिकल 19 में, इनहेरेंट। अंतर्निहित का मतलब होता है जब कोई चीज डायरेक्टली, प्रत्यक्ष रूप से इस आर्टिकल में लिखी नहीं है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में यह मान लिया है कि यह चीज इसी में अंडरस्टूड है,
उसका मतलब है अंतर्निहित, तो ये भी इसी में आ जाएगा। अब एक स्टूडेंट ने मेरे से पूछा कि भाई मेरा बोलने का अधिकार है, तो मैं तो कुछ भी बोल सकता हूं, लेकिन कभी कभी जैसे आप देखेंगे कि आपके बोलने पे भी प्रतिबंध लगाया जाता है, क्या बोलना क्या नहीं बोलना, वो भी आर्टिकल 19 में ही है, लेकिन वो आधार क्या होंगे, देश की संप्रभुता, लोक व्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा। कहने का मतलब आपको बोलने की आजादी उतनी है जब तक कि आप दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करते हैं। यदि आप दूसरे को डिस्टर्ब करते हैं, दूसरे की आजादी पे आप दूसरे की आजादी का उल्लंघन करते हैं, तो वहां पे आपकी आजादी खत्म हो जाती है। तो यदि आप हर क्वेश्चंस को, हर प्रश्न को इस तरीके से अलग अलग एंगल से आप समझने की कोशिश करेंगे, तो कहीं ना कहीं आपके जो टॉपिक्स है वो बार बार रिपीट होंगे और आपको ऐसे ही बहुत सारी चीजें याद हो जाएगी। और जब आप एग्जाम हॉल में अपने सवाल करेंगे तो आपको ऐसे ही अंदाजा आ जाएगा कि शायद इसका ये होगा। जैसे मैंने कहा था कि तुक्का तुक्का लगाने की आदत यहीं से डेवलप होती है। जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे और ऐसा एनालिसिस करेंगे, क्रॉस क्वेश्चंस करेंगे कि इसका आंसर क्या हो सकता है। अगला, which fundamental rights is considered the heart of the constitution, यानी संविधान की आत्मा। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये यहां पे थोड़ा सा हट गया है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये थोड़ा सा यहां हट गया, आप इसको समझिए। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है हमारे संविधान में, आप सभी जानते हैं उस संविधान की आत्मा है या हृदय है। क्यों हृदय है? जब किसी भी नागरिक के या किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा होता है, तो वो डायरेक्टली अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है। यानी भारत के सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है कि मेरे ये फंडामेंटल राइट का वायोलेशन हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल अनुच्छेद 21 में क्या है? जीवन जीने का अधिकार। यानी भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 21 है, वहां लिखा गया है किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन से केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रक्रिया के द्वारा उसे उसके जीवन से वंचित नहीं किया जा सकता है। कहने का मतलब, यदि किसी व्यक्ति को फांसी भी दी जाती है तो उसको एक विशेष प्रक्रिया के तहत ही फांसी दी जा सकती है, मनमाने तरीके से फांसी नहीं दी जा सकती। यदि मनमाने तरीके से किसी को पनिश किया जाता है तो वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, और सुप्रीम कोर्ट के पास अधिकार है कि वो यहाँ पे 6 प्रकार की रिटें जारी कर सकता है। अब वो 6 प्रकार की रिटें भी हम पढ़ेंगे, उसको भी समझेंगे, तो वहां से भी सवाल बनेंगे। अब आप बताइए कैसे नहीं आपकी चीजें रिपीट होगी जब आप ऐसे पढ़ेंगे। अगला सवाल आप देखेंगे यहाँ पे, मौलिक अधिकार राज्य की सुरक्षा के लिए प्रतिबंधित है। बड़ा घुमा के दे रखा है, कौन सा मौलिक अधिकार राज्य की सुरक्षा के लिए प्रतिबंधित है? Which fundamental right has restrictions for security of state? पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए, यहाँ पे एक शब्द है राज्य। जब हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं तो राज्य का मतलब यहाँ पे हम केवल उत्तराखंड यूपी से नहीं लेंगे, राज्य का मतलब यहाँ हम देश से लेंगे, कंट्री से, भारत से। यानी जो बात मैंने पीछे भी कही थी आपको, राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 से 22, जो हमारा स्वतंत्रता का अधिकार है, यानी हमें स्वतंत्रता है इस देश में, लेकिन वो स्वतंत्रता इतनी है कि हम दूसरे की स्वतंत्रता को बाधित ना करें, या देश की सुरक्षा के लिए, देश की संप्रभुता के लिए या लोक व्यवस्था का हम उल्लंघन ना करें। इसलिए आपकी स्वतंत्रता को सीमित किया जा सकता है,
और यहाँ तक कि आपातकाल में इस अधिकार को निलंबित भी किया जा सकता है, बहुत सारे और अधिकार भी निलंबित किए जा सकते हैं। तो हर सवाल को, हर प्रश्न को यदि आप इस तरीके से तोड़ तोड़ के अलग अलग डायमेंशंस में समझने की कोशिश करते हैं तो निश्चित तौर पे आपकी तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से आगे बढ़ सकती है। अगला सवाल, द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन कनेक्ट्स बिस टू कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर्स। मूल संरचना सिद्धांत किन दो संवैधानिक विशेषताओं को जोड़ता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट और कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। कौन सा होगा इसका? इसका मजेदार बात है, इसका जो आंसर है पहला ही है, फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी। देखिए, ये जो मूल संरचना, आपने नाम सुना होगा संविधान की आधारभूत संरचना का सिद्धांत। जो संविधान के आधारभूत संरचना का सिद्धांत है, पहली बात तो क्या है ये पता होना चाहिए जो सवाल में है, ध्यान से सुनिए। यानी संविधान की आधारभूत संरचना क्या है? जो संविधान की आत्मा है, जिसे बदला नहीं जा सकता, पहला। दूसरा, ये कंसेप्ट हमारे संविधान में नहीं था पहले, ओरिजिनल संविधान में। दो सवाल हो गए। कब आया ये कंसेप्ट? ये कंसेप्ट आया 1973 में। तीन सवाल हो गए। किस केस में आया? केशवानंद भारतीवाद में आया। क्या कहा यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने, सर्वोच्च न्यायालय ने? सबसे बड़ी अब तक की संवैधानिक बेंच थी उस समय, उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा कि संसद भारत के संविधान में संशोधन करने की शक्ति रखती है, लेकिन आप संविधान के मूलभूत ढांचे को, बेसिक स्ट्रक्चर को या आधारभूत संरचना को नहीं बदल सकते किसी भी कीमत पे। ठीक, क्या है वो आधारभूत संरचना? जैसे संविधान की प्रस्तावना, धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक सिस्टम भारत का, बहुत सारी चीजें। और सर्वोच्च न्यायालय ने यहां पे ये भी बता दिया कि आधारभूत संरचना की ये लिस्ट है, लेकिन ये अंतिम नहीं, हम टाइम टू टाइम आपको बताते रहेंगे। संसद को बोला, इसलिए ज्यादा छेड़छाड़ ना करें संविधान में। तो यहां पे क्या कह रहा है? यहां पे इसका जो कहने का मतलब है कि किसे जोड़ता है? मौलिक अधिकारों को और डीपीएसपी, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों या सिद्धांतों को। कहने का मतलब जो डीपीएसपी है, कभी कभी और राज्य के हित में कोई पॉलिसी बननी है, तो राज्य का हित का मतलब ऐसा नहीं हो कि कहीं कहीं जो है व्यक्तियों के या नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन हो जाए जरूरत से ज्यादा। तो कुल मिला के यहाँ पे कहने का मतलब ये है, कहने का आशय ये है कि जो मौलिक अधिकार है उनको कहीं ना कहीं ज्यादा संरक्षण दिया जाएगा। तो इस प्रकार से यदि आप चीजों को समझेंगे तो आपका एक ही पेपर में, मतलब बहुत शानदार तरीके से रिवीजन आपकी हो जाएगी। तो आज के लिए ये कुछ एमसीक्यूज मैंने आपको बताए। अगले किसी नए वीडियो के साथ मिलेंगे। और यदि आपको इन एमसीक्यूज के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप तोमर कोचिंग देहरादून के ऐप को डाउनलोड करें, वहाँ पे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। और जो पिछला वीडियो हमने डाला उसमें नंबर भी दिया गया है, उसमें लिंक भी दिया गया है, इसमें भी डाल देंगे। आपके कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे सवाल पूछ सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।